ज्वालामुखी का विश्व वितरण। वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो। ज्वालामुखियों के विश्व वितरण का विवेचन प्लेट टेक्टोनिक्स व प्लेट सीमाओं के आधार पर किया जाता है। इस आधार पर ज्वालामुखी क्रिया तथा प्लेट किनारों में पूर्ण सहसंबंध परिलक्षित होता है। विश्व स्तर पर अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी प्लेट की सीमाओं के साथ संबंधित है। लगभग 15% ज्वालामुखी रचनात्मक प्लेट किनारों, जहां पर मध्य महासागरीय कटक के दो प्लेट विपरीत दिशाओं में अपसरित होते हैं, के सहारे तथा 80% विनाशी प्लेट किनारों, जहां पर दो प्लेट आमने सामने से आकर अभिसरित होते हैं तथा अपेक्षाकृत भारी प्लेट का हल्के प्लेट के नीचे क्षेपण होता है, के सहारे आते हैं। इनके अलावा कुछ ज्वालामुखी का उद्भेदन प्लेट के आंतरिक भाग में भी होता है, जैसे हवाई द्वीप के ज्वालामुखी प्रशांत महासागरीय प्लेट के अंदर, पूर्वी अफ्रीका की भूभ्रंश घाटी क्षेत्र के ज्वालामुखी आदि प्लेटों के मध्य स्थित है। विश्व स्तर पर ज्वालामुखी की निम्न मेखलाएं पाई जाती है। पहली, परिप्रशांत महासागरीय मेखला या विनाशी प्लेट किनारे के ज्वालामुखी। विश्व के ज्वालामुखियों का लगभग 2/3 भाग प्रशांत महासागर के दोनों तटीय भागों, द्वीपचापों तथा समुद्रीय द्वीपों के सहारे पाया जाता है। ज्वालामुखी की इस श्रृंखला को प्रशांत महासागर का ज्वालाव्रत कहते हैं। यह पेटी अर्जेंटीना के अरेबस पर्वत से शुरू होकर दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, खासकर एंडीज पर्वतमाला का अनुसरण करती हुई उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत के ज्वालामुखियों को सम्मिलित करते हुए पश्चिमी तटीय भागों के सहारे अलास्का तक पहुंचती है। यहाँ से यह श्रृंखला मुड़कर एशिया के पूर्वी तटीय भाग के सहारे जापान द्वीप समूह तथा फिलीपाइन द्वीप समूह के ज्वालामुखी पर्वतों को सम्मिलित करती हुई पूर्वी द्वीप समूह पहुंचकर वहां पर मध्य महाद्वीपीय पेटी में मिल जाती है। विश्व के अधिकांश ऊंचे ज्वालामुखी पर्वत इसी पेटी में स्थित है। इस पेटी में अधिकांश ज्वालामुखी श्रृंखला के रूप में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए अल्यूसियन जापान द्वीप समूह तथा हवाईलैंड द्वीप के ज्वालामुखी श्रेणी के रूप में पाए जाते हैं। विश्व के उन महत्वपूर्ण ज्वालामुखियों में जो कि समूह में स्थित है, इक्वेडर के ज्वालामुखी विश्वविख्यात है। यहाँ पर 22 प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत समूह पाए जाते हैं, जिनमें से 15 ज्वालामुखी ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई 15,000 फीट से अधिक है तथा कोटापैक्सी ज्वालामुखी पर्वत, जिसकी ऊंचाई 19,613 फीट है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। इसी में जापान का प्रसिद्ध ज्वालामुखी फ्यूजियामा, फिलीपाइन का माउंट ताल, मेयान पिनाटुबो, यूएसए का सस्ता रेनियर वुड तथा मध्य अमेरिका का चिम्ब्रेजो आदि सम्मिलित है। इसके अलावा प्रशांत महासागर के असंख्य द्वीपों में जागृत, प्रसुप्त व प्रशांत ज्वालामुखी पाए जाते हैं।
यहाँ ज्वालामुखियों का उद्गार अमेरिकन तथा प्रशांत महासागरीय प्लेटों तथा प्रशांत महासागरीय व एशियाई प्लेटों के टकराव के कारण होता है। दूसरी पेटी मध्य महाद्वीपीय मेखला या पेटी है, जो रचनात्मक प्लेट किनारों या मध्य अटलांटिक कटक अपसरण मंडल में पाया जाता है। यद्यपि अधिकांश ज्वालामुखी विनाशी प्लेट के सहारे आते हैं, क्योंकि यूरेशियन प्लेट तथा अफ्रीकन व इंडियन प्लेट का अभिसरण होता है। इस प्लेट का प्रारंभ कनारी द्वीप से पूर्व की तरफ प्रारंभ होता है। भूमध्य सागर के प्रसिद्ध ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली, विसुवियस, एटना तथा एजियन सागर के ज्वालामुखी इस मेखला के महत्वपूर्ण अंग है। इसके अलावा ईरान का देमबंद, कोह सुल्तान, कॉकेसस का एलबुर्ज, आर्मीनिया का अरारात तथा बलूचिस्तान के ज्वालामुखी इसमें सम्मिलित है। इस पेटी के ज्वालामुखी आल्प्स तथा हिमालय के सहारे इनमें पर्याप्त मध्यांतर पाया जाता है। यूरोप के अधिकांश ज्वालामुखी मीडियन मास के सहारे पाए जाते हैं। भूमध्य सागर के ज्वालामुखी इनके प्रमुख उदाहरण हैं, किंतु एशिया का मीडियन मास तिब्बत पठार ज्वालामुखी से रहित है। अफ्रीका के ज्वालामुखी भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। प्राय माना जाता है कि दरारी घाटियों तथा भूभ्रंश घाटियों के सहारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं, क्योंकि दरार के कारण भूपटल काफ़ी कमज़ोर पाया जाता है। किंतु यह सदैव ऐसा नहीं है। अफ्रीका की रिफ्ट घाटी के सहारे सर्वत्र ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। टांगानिका झील अत्यधिक गहरी बेसिन में से एक है, पर यहाँ पर ज्वालामुखी के कोई चिन्ह नहीं मिलते हैं। यहाँ के ज्वालामुखी पूर्व पश्चिम दिशा में पाए जाते हैं। इनमें किलिमंजारो, मेरू, एल्गन, बिरुंगा तथा रंगवी है। पश्चिमी अफ्रीका का एकमात्र जागृत ज्वालामुखी कैमरून पर्वत है। तीसरी पेटी मध्य अटलांटिक मेखला या महासागरीय कटक ज्वालामुखी। इसका विस्तार उत्तर में आइसलैंड के हेक्ला पर्वत से प्रारंभ होकर दक्षिण में अंटार्कटिका के अरेबस पर्वत पर समाप्त होती है। मध्य महासागरीय कटक के सहारे दो प्लेट का अपसरण होता है, जिस कारण कटक के सहारे दरार या भ्रंशन का निर्माण होता है। इन भ्रंशों तथा दरारों के सहारे ज्वालामुखी का दरारी उद्गार होता है, जिससे बेसाल्टिक लावा ऊपर प्रकट होता है। इस तरह की ज्वालामुखी क्रिया सबसे अधिक मध्य अटलांटिक कटक के सहारे होती है। इस मेखला की समस्त ज्वालामुखी क्रिया तथा दरारी उद्भेदन दृश्यगत नहीं है, क्योंकि अधिकांश क्रियाएं जल के आवरण के नीचे होती है। आइसलैंड ज्वालामुखी क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सक्रिय क्षेत्र है। 1783 के लौकी उद्भेदन के बाद 1974 का हेकला तथा 1973 का हेल्गाफेल उद्गार महत्वपूर्ण है। लेसर एंडलिस तथा दक्षिणी आंध्र महासागर व अजोर द्वीप तथा सेंट हेलेना उत्तरी आंध्र महासागर के प्रमुख ज्वालामुखी क्षेत्र है। सुदूर उत्तर पूर्व में जान मायन द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। चौथी पेटी अंतरा प्लेट ज्वालामुखी है। प्लेट सीमाओं के अलावा प्लेट के अंदर भी
ज्वालामुखी क्रियाएं होती है जिनके वास्तविक कारण व उद्गार की प्रक्रियाओं के विषय में अभी मतैक्य नहीं हो पाया है। हवाई द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इस द्वीप से जो श्रृंखला उत्तर पश्चिम की ओर अग्रसर होती है उसमें द्वीप के केंद्र से क्रमशः प्राचीन, शांत, अपर्दित तथा जलमग्न ज्वालामुखियों का क्रम पाया जाता है। मात्र हवाई द्वीप पर ही भूकंप ज्वालामुखी उद्भेदन द्वारा आते हैं तथा संपूर्ण श्रृंखला भूकंप रहित है। इसी कारण इसे भूकंप रहित कटक कहते हैं। इस प्रकार यह कटक भूकंप युक्त मध्य महासागरीय कटकों से भिन्न है। इस तरह के भूकंप रहित कटक प्रशांत महासागर में अन्य स्थानों पर तथा अन्य महासागरों में भी पाए जाते हैं, किंतु प्लेट विवर्तन सिद्धांत के आधार पर इनका प्रमाण अभी तक प्राप्त नहीं है। महासागरीय प्लेटों के अलावा महाद्वीपीय प्लेटों के आंतरिक भागों में ज्वालामुखी का खासकर दरारी उद्भेदन होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी पश्चिमी भाग में मायोसीन युग में 1 लाख वर्ग घन किलोमीटर बेसाल्ट लावा का प्रवाह हुआ है, जिसका 1,30,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत होने से कोलंबिया पठार का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत में दरारी उद्भेदन से 5 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बेसाल्ट लावा का प्रसार हुआ था। ब्राज़ील व पराग्वे के पराना का निर्माण भी अंतरा प्लेट ज्वालामुखी से निःसृत बेसाल्ट लावा के 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रसार होने के कारण हुआ है। इस प्रकार विश्व के अलग अलग भागों में ज्वालामुखी क्रियाएं पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार के कारण। ज्वालामुखी के वितरण पर अध्ययन करने पर यह पता लगता है कि ज्वालामुखी भूपटल के कमजोर क्षेत्रों में पाया जाता है तथा भूकंप से इनका गहरा संबंध होता है। ज्वालामुखी के दरारी उद्भेदन में बेसाल्ट की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। डेली के अनुसार विश्व के संपूर्ण दरारी उद्गार में 90 से 95% भाग बेसाल्ट का होता है, जो यह प्रमाणित करता है कि पृथ्वी के भीतर एक ऐसी परत है जो तरल अवस्था में बेसाल्ट की बनी हुई है। तीसरा, केंद्रीय उद्गार द्वारा निःसृत पदार्थों में प्राय हर प्रकार की आग्नेय चट्टान के टुकड़े सम्मिलित होते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ज्वालामुखी का उद्गार किसी विशेष प्रकार की चट्टानों से संबंधित नहीं होते, वरन इस प्रकार के पदार्थ का निर्माण अत्यधिक ताप से होता है। चौथा, केंद्रीय अथवा दरारी उद्गार से लावा पदार्थ, गैस तथा विखंडित पदार्थ धरातल पर प्रकट होते हैं। इनका उद्गम स्थल ज्ञात नहीं है। ज्वालामुखी के उद्गार के समय तप्त लावा पदार्थ अत्यधिक ताप को प्रकट करता है। इस आधार पर ज्वालामुखी उद्गार के लिए निम्न कारक उत्तरदायी हैं। भूगर्भ में ताप का अत्यधिक होना, ताप के कारण लावा की उत्पत्ति, दबाव हटने पर धरातल पर प्रकट होना, गैस तथा वाष्प की उत्पत्ति तथा लावा का ऊपर की तरफ प्रवाहित होना ज्वालामुखी क्रिया के मुख्य कारण है। ज्वालामुखी
क्रिया द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निर्मित स्थल रूप स्थायी रूप वाले नहीं होते हैं, क्योंकि प्रत्येक उद्भेदन के साथ उनकी संकुरचना तथा अन्य रूपों में परिवर्तन होता रहता है। खासकर यह परिवर्तन विस्फोटक रूप से उद्गार होने से होता है। ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृतियों को निम्न रूपों में विभाजित किया जा सकता है। पहली, बाह्य स्थलाकृतियाँ, जिनमें केंद्रीय विस्फोट द्वारा निर्मित स्थल रूप, ऊंचे उठे भाग, नीचे धंसे हुए भाग। दूसरा, दरारी उद्गार द्वारा निर्मित स्थल रूप, लावा पठार तथा लावा गुंबद और लावा मैदान। आंतरिक स्थलाकृतियों में आंतरिक लावा गुंबद, बैथोलिथ, लेकोलिथ, फैकोलिथ, लोपोलिथ, सील, डाइक, स्टाक प्रमुख है। बाह्य स्थलाकृतियों में ज्वालामुखी शंकु, जिसके कई प्रकार पाए जाते हैं। पहला होता है सिंडर शंकु। सिंडर कोन प्राय कम ऊंचे शंकु होते हैं, जिनके निर्माण में ज्वालामुखी धूल तथा राख व विखंडित पदार्थों का ही सहयोग रहता है। दूसरा, कंपोजिट शंकु। इस प्रकार के शंकु सभी प्रकार के शंकुओं से ऊंचे होते हैं। इनका निर्माण विभिन्न प्रकार के निःसृत ज्वालामुखी पदार्थों के क्रमशः तह के रूप में जमा होने से होता है। इस कारण कभी कभी इनको परतदार शंकु भी कहते हैं। विश्व के अधिकांश उच्चतम, अत्यधिक सुडौल तथा बड़े बड़े ज्वालामुखी पर्वत कंपोजिट शंकु के उदाहरण हैं। तीसरा होता है परपोषित शंकु। परपोषित शंकु, जब ज्वालामुखी शंकु का अत्यधिक विस्तार हो जाता है तो उसमें फटन हो जाने के कारण ज्वालामुखी की मुख्य द्रोणी या नली से छोटी छोटी उप शाखाएं निकल जाती है। मुख्य शंकु के निचले भाग पर इन उपनलियों से लावा आदि पदार्थ निकलने लगते हैं तथा उनके जमाव होने से मुख्य शंकु पर छोटे छोटे अन्य शंकुओं का निर्माण हो जाता है। कभी कभी इनका आकार इतना बढ़ जाता है कि ये मुख्य शंकु के बराबर दिखाई देते हैं। चौथा, पेठिक लावा शंकु। जब लावा काफ़ी हल्का तथा पतला होता है और सिलिका की मात्रा कम होती है तो लावा अधिक दूर तक फैलने के बाद जमता है। इस कारण एक लंबे स्थान पर कम ऊंचे शंकु की रचना होती है। लावा अधिक दूर तक फैलने के बाद जमता है। इसका आकार शील्ड की तरह होता है। इसे शील्ड शंकु भी कहा जाता है। एसिड लावा शंकु। जब उद्गार से निःसृत लावा काफ़ी गाढ़ा व चिपचिपा होता है एवं सिलिका की मात्रा अधिक होती है तो लावा ज्यों ही धरातल पर प्रकट होता है शीघ्रता से ठंडा होकर जम जाता है तथा इसको फैलने का समय नहीं मिल पाता है। फलस्वरूप तीव्र ढाल वाले ऊंचे शंकु का निर्माण होता है। इसे स्ट्राम्बोली प्रकार का शंकु कहते हैं। लावा गुंबद। लावा गुंबद प्राय शील्ड शंकु का ही रूप होता है। अंतर केवल इतना ही होता है कि गुंबद शंकु से विस्तृत होता है, इसका ढाल अधिक होता है। लावा गुंबद का निर्माण ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ लावा के जमाव से होता है।
लावा डॉट। जब मिश्रित शंकु वाले ज्वालामुखी शांत हो जाते हैं तो उनकी नली तथा छिद्र ठोस लावा से भर जाते हैं। जब शंकु अपर्दन द्वारा नष्ट हो जाता है तो नली में जमा डॉट या प्लग दीवार की तरह दिखाई पड़ता है। इस प्रकार प्लग से पूरी नली भर जाती है तो उसे ज्वालामुखी ग्रीवा कहते हैं। क्रेटर। ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्म गर्त को क्रेटर या ज्वालामुखी का मुख कहते हैं। प्राय क्रेटर कीपाकार होते हैं जिनका ढाल शंकु पर आधारित होता है जिसमें उनका निर्माण होता है। काल्डेरा। क्रेटर का विस्तृत भाग ही काल्डेरा कहा जाता है, किंतु काल्डेरा शब्द का प्रयोग ज्वालामुखी क्रेटर के विस्तृत रूप में होता है। क्रेटर का धंसाव होता है तो इसका पर्याप्त विस्तार हो जाता है। इस प्रकार काल्डेरा का निर्माण पूर्ण रूपेण क्रेटर के नीचे धंसकने से होता है। दरारी उद्गार वाली स्थलाकृतियाँ। दरारी उद्गार से लावा एक लंबी दरार के सहारे धरातल पर प्रकट होता है तथा तरल होने के कारण शीघ्रता से धरातल के ऊपर क्षैतिज रूप में फैल जाता है। आसपास के धरातलीय भाग पर लावा की मोटी या पतली परत बिछ जाती है। आंतरिक स्थलाकृतियाँ। धरातल के नीचे लावा के विभिन्न रूपों में जमने से बने स्थल रूप को आंतरिक अथवा आभ्यंतरिक स्थल रूप कहते हैं। इनमें बैथोलिथ, लेकोलिथ, लोपोलिथ, फेकोलिथ, डाइक, सील आदि है। गेसर या उष्णोत्स वास्तव में एक प्रकार का गर्म जल स्रोत होता है जिससे समय समय पर गर्म जल तथा वाष्प निकला करती है। ऐसा सविराम गर्म जल के स्रोत होने से होता है जो कि समय समय से अपने मुख से गर्म जल की फुहारें तथा वाष्प छोड़ते हैं। धुआंरे। धुआंरे अथवा धूम छिद्र लैटिन भाषा के फ्यूम रोल शब्द से है जिसका तात्पर्य ऐसा छिद्र जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकला करती है। दूर से देखने पर धुआं प्रतीत होने से इसे धुआंरे कहा जाता है जिसका सीधा संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। जब ज्वालामुखी के उद्गार से लावा, राख, विखंडित पदार्थ आदि का निकलना समाप्त होता है तो कभी कभी अवकाश के बाद गर्म वाष्प तथा गर्म गैसें निकलती है। धुआंरे इसे ही कहते हैं। धुआंरों का विस्तृत क्षेत्र अलास्का में कटमई ज्वालामुखी के समीप कई वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है। सोलफतारा। धुआंरे के साथ साथ वाष्प तथा गैस के साथ कुछ खनिज पदार्थ भी निःसृत होते हैं। इनमें प्रमुखतः गंधक की होती है। ऐसे धुआंरे जिनसे अधिक मात्रा में गंधक निकलता है उन्हें गंधकीय धुआंरे अथवा सोलफतारा कहते हैं। इस प्रकार ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा धरातल के ऊपर तथा धरातल के नीचे विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है।